हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास जांबाज। तो शुरू करते हैं जांबाज का पार्ट 5। देवराज चौहान ने बूथ के सामने कार रोकी और उतरकर भीतर प्रवेश कर गया। वहां से उसने जुगल केलकर को फ़ोन किया। फ़ोन उठाने वाला कोई और था। जुगल केलकर से बात करनी है, देवराज चौहान बोला। कौन हो तुम? देवराज चौहान। कौन? इस बार स्वर में चौंकाहट थी। देवराज चौहान। समझ गए या कुछ और बताऊं? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। समझा, बरोबर समझा। रुको, ठहरो। और फिर जल्दी ही केलकर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान। हाँ जुगल केलकर, तुम्हें शायद याद हो कि एक बार हमारी मुलाकात हुई थी। याद है, ऐसी बातें मैं कभी नहीं भूलता। केलकर का स्वर शांत था। लेकिन आजकल तुम जो भी कर रहे हो वह ठीक नहीं है। पुजारी से झगड़ा मोल लेकर जी पाना संभव नहीं है देवराज। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है केलकर, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मेरे कारण तुम खामखा ठापर के पीछे पड़ गए। यह बहादुरी की निशानी नहीं है। सवाल बहादुरी का नहीं है। मुझे तुम्हारा पता जानना है और वह थापड़ जानता है। अभी वक्त है, ठीक हो जाओ। मामला यहीं खत्म हो सकता है अगर तुम अपने बढ़ते कदम रोक दो तो। मेरे कदमों को चाल पुजारी भटनागर ने ही दी है, वरना मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। जो हो रहा है वह चलता ही रहेगा जब तक अंत नहीं होता। चलता ही रहेगा। किसका अंत? तुम्हारा या पुजारी भटनागर का? केलकर का स्वर जहरीला हो उठा। कह नहीं सकता। आने वाले वक्त के बारे में पहले से नहीं कहा जा सकता। फोन क्यों किया? सिर्फ यह जानने के लिए कि पुजारी भटनागर कहाँ है। देवराज चौहान, तुम यह बात कभी भी नहीं जान सकोगे। केलकर, तुम्हें शायद अपने आदमियों से प्यार नहीं है। हरबंस मिनोचा और गोगा पहलवान मेरे हाथों मारे जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यह खूनी सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक मुझे पुजारी के बारे में बताया नहीं जाएगा। और एक बात याद रखना केलकर, यह बात जानने के लिए मैं रूबरू तुमसे मुलाकात भी करूंगा। नहीं बताओगे तो मरोगे। और यह आमने सामने की मुलाकात कब होगी? बहुत जल्द। मैं इंतजार करूंगा इस मुलाकात का। तुम हमारे हाथों से दूर नहीं हो। देर सवेर हम ही तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। तुम कभी भी मर सकते हो देवराज चौहान। मैं जानता हूँ, और यही बात तुम्हें अपने बारे में भी सोचनी चाहिए। मैं सिर्फ वक्त आने पर ही सोचता हूँ। वक्त तुम्हारे सिर पर खड़ा है, देवराज चौहान ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पुजारी के बारे में बता रहे हो या नहीं? नहीं। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। चेहरा धधक रहा था और आंखों में आग समा चुकी थी। वह खुद एक अंगारा सा नजर आ रहा था। राणा, 35 बरस का, स्मार्ट किंतु खतरनाक, बेरहम, ना कोई आगे और ना ही कोई पीछे। यूं तो वह कुछ भी नहीं था, परंतु अपनी दरिंदगी से भरे कारनामों के कारण अंडरवर्ल्ड में जगह बनाता जा रहा था। वैसे वह किराए का काम करता था, जैसे कि हत्या, अपराध या किसी से जगह खाली कराना। हत्या करना उसका प्रमुख कार्य था। उसकी दिलेरी के कारण पुजारी के आदमी भी यदाकदा उसका इस्तेमाल करते रहते थे, परंतु काम के लिए उसका मूड होना जरूरी था। अगर इच्छा नहीं तो काम भी नहीं, सामने वाले चाहे जो भी हो। राणा ने कॉलबेल बजाई तो भीतर से नसीम बानो का घबराया सा स्वर उसके कानों में पड़ा। कौन? राणा। राणा का स्वर उखड़ा हुआ था। बानो ने दरवाजा खोल दिया। 30 बरस की अथाह खूबसूरती की मालकिन, सिर से पांव तक कयामत ही कयामत। चेहरा ऐसा कि देखने वाला देखता ही रह जाए, परंतु इस समय उसके चेहरे पर घबराहट के चिन्ह मौजूद थे। दरवाजा खोलकर वह फौरन पीछे हट गई। बेल बजने पर तुमने कौन पूछना कब से शुरू कर दिया है? राणा ने तीखे स्वर में कहा। आज से। बानो ने सूखे होठों पर जीभ फेरी
और आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। राना ने उसकी घबराहट को महसूस किया। मन ही मन वह चौंका। तुम ठीक तो हो? राना ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। हाँ हाँ। फ़ोन करके मुझे क्यों बुलाया? क्या खास बात थी जो मुझे खास तौर पर बुलाया? बानो ने कुछ कहना चाहा, परंतु कह न सकी। साफ साफ बोलो, क्या बात है बानो? तुम बहुत घबराई हुई हो। साथ ही मुझे फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। जाहिर है कोई खास बात ही होगी। राना ने उसकी आंखों में झांका। नसीम बानो ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर गहरी गहरी सांसें लेती हुई बोली। राना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। कितना? जितना तुम करती हो। लेकिन इन बातों का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वह वह मुझे मार डालेगा राना। फिर तुम बानो को कहाँ तलाश करोगे? मार डालेगा? राना चौंका। कौन मार डालेगा? देवराज चौहान। देवराज चौहान। राना की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, देवराज चौहान आजकल पुजारी के पीछे पड़ा हुआ है। पुजारी के साथ काम करने वाले हर इंसान को शूट करता फिर रहा है। और तुम तो जानते ही हो कि वह कितना खतरनाक आदमी है। उसे मालूम हो चुका है कि मैं भी पुजारी के लिए काम करती हूँ। उसका फ़ोन आया था अभी। फ़ोन? राना के जबड़े बिछ गए। क्या कह रहा था वह? कह रहा था, अब तुम्हारी बारी बहुत जल्दी आने वाली है, बानो ने सूखे स्वर में कहा। राना के होठों से गुर्राहट निकली। मुझे बचा लो राना, नहीं तो देवराज चौहान मुझे मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा। तुम फिक्र मत करो बानो, राना ने शब्दों को चबाकर वैशी स्वर में कहा। देवराज चौहान चाहे जितना भी खतरनाक क्यों न हो, राना के होते हुए तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वह मरेगा मेरे हाथों। हो सकता है वह तुम्हारे हाथों ही मरे, परंतु तब तक मुझे मार दिया तो उसकी मौत का क्या फायदा होगा? मुझ पर विश्वास करो भानु, देवराज चौहान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, राना ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मेरी बानों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। राना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमसे बात करके मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिली है। कहने के साथ ही बानो तेजी से आगे बढ़ी और राना की छाती से जा सटी। उलझे मस्तिष्क के साथ राना ने उसे अपने से अलग किया। बानो उसकी मनोदशा समझ रही थी। वह फौरन विस्की का तगड़ा पैक बना लाई, जिसे कि राना ने एक ही सांस में समाप्त कर दिया। देवराज चौहान कहाँ मिलेगा बानो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जुम्मन भाई को अवश्य मालूम होगा, बानो ने लंबी सांस लेकर कहा। जुम्मन भाई? राना के चेहरे पर क्रूरता उभर आई थी। मस्तिष्क में सिर्फ देवराज चौहान था। राना के जाते ही बानो ने जुम्मन भाई को फोन किया। मैं बानो बोल रही हूँ जुम्मन भाई। राना मिला। हाँ, अभी अभी मेरे पास से गया है, वह तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। मैंने राना से कहा कि देवराज चौहान मुझे मार डालना चाहता है। देवराज चौहान का फोन आया था मुझे। सुनकर वह पागल हो उठा और देवराज चौहान का पता ठिकाना जानने के लिए वह तुम्हारे पास आ रहा है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिर तुम्हारी चेली हूँ, तरक्की करोगी। और कुछ? बस इतना ही काफ़ी है। आगे राना को संभालना मेरा काम है। ओके। बानो ने रिसीवर रख दिया। जुम्मन भाई ने रिसीवर रखा। उसके चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कान फैल चुकी थी और आंखों में कहर के भाव। इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने स्विच दबाया। यस। अगले ही पल उसके कानों में आवाज़ पड़ी, बेरोसी को भेजो। कहने के साथ ही जुम्मन भाई ने रिसीवर रखा और टेबल पर पड़ी डिब्बियों में से पान निकालकर मुंह में रखा। चेहरे पर जहरीले भाव नाच रहे थे। कुछ ही देर में अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा बेरोसी जुम्मन भाई के सामने मौजूद था। वह जुम्मन भाई का सबसे खास और भरोसेमंद आदमी था। बेरोसिया, एक काम तुमने अभी और इसी वक्त करना है, जुम्मन भाई बोला। क्या? नसीम बानो का कत्ल करना है। बानो का? बेरोसिया चौंका। हाँ, और यह हत्या रिवाल्वर की गोली से होनी चाहिए। बानो अपने घर में इस वक्त अकेली है। काम समाप्त करके फ़ोन पर मुझे खबर कर देना।
सारा काम गुपचुप होना चाहिए, कोई भी न जान सके कि यह काम तुमने किया है। इस बात का तुम्हें बहुत खास ध्यान रखना है। बहुत खास बात होगी जो आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, खास बात ही है। फिर बताऊंगा। जाओ काम खत्म करो और फ़ोन पर मुझे खबर दो, जल्दी। अच्छी बात है, बेरोसी ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। पान चबाता जुम्मन भाई आंखों में मौत के बावले कुर्सी पर बैठ गया था। राणा को वह देवराज चौहान का ऐसा दुश्मन बना देना चाहता था कि देवराज चौहान की नींद उड़ जाए। साथ ही देवराज चौहान जो खून खराबा कर रहा है वह बंद करके राणा से निपटने लगे। आधे घंटे बाद इंटरकॉम का बजर बजा। जुम्मन भाई ने रिसीवर उठाया। आपसे राणा मिलना चाहता है। भेज दो, जुम्मन भाई ने कहकर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसकी आंखों में जहरीली चमक नाच उठी। अगले ही पल उसने अपने बाहों पर काबू पाया और शांत चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट बाद ही दरवाजा खुला और राणा ने भीतर कदम रखा। राणा के चेहरे पर सख्ती के भाव छाए हुए थे। उसने जुम्मन भाई को देखा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। क्या बात है राणा, आज कुछ गुस्से में लग रहे हो। देवराज चौहान कहाँ है। देवराज चौहान, जुम्मन भाई ने चौंकने का अभिनय किया। हाँ, देवराज चौहान। तुम्हें देवराज चौहान से क्या लेना देना। उससे तो आजकल हमारी ठनी हुई है। उससे तो आजकल हमारी ठनी हुई है। तुमसे तो कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या। तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। राणा ने गुर्राया। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि देवराज चौहान कहाँ मिल सकता है। मुझे बताओगे नहीं कि बात क्या है। तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो जुम्मन। मैं नहीं जानता देवराज चौहान कहाँ है, जुम्मन भाई ने गंभीर स्वर में कहा। तुम झूठ बोलते हो, राणा गुर्राया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है देवराज चौहान कहाँ है। पागल मत बनो राणा, जुम्मन भाई ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान के साथ आजकल हमारी दुश्मनी चल रही है। वह हमारे आदमियों को मारता फिर रहा है। अगर हमें मालूम होता कि वह कहाँ है तो क्या हम उसे जिंदा छोड़ते। और उसके बारे में तुम्हें बताने से हमें भला क्या ऐतराज होगा। मुझे देवराज चौहान का पता चाहिए जुम्मन, और हर हाल में चाहिए। उसका पता शायद ही किसी को मालूम हो। वैसे वह हमारे ठिकानों पर हमला करता फिर रहा है, हमारे आदमियों को मारता फिर रहा है, जुम्मन भाई ने सख्त स्वर में कहा। लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। अगर तुम चाहो तो मैं आदेश दे देता हूँ कि तुम हमारे ठिकानों पर बेखौफ घूमकर उसकी तलाश कर सकते हो या फिर कहीं उसका इंतजार कर सकते हो। इस तरह वह मिलेगा। राणा के जबड़ों में कसाव आया। कहीं तो वह मिलेगा ही। बैठे रहने से तो उसकी तलाश बेहतर है। तभी टेबल पर मौजूद फोन की घंटी बजी। जुम्मन भाई ने रिसीवर उठाया। हेलो, मैं बेरोसी बोल रहा हूँ। कहो। काम हो गया। बानो को मैंने गोली से उड़ा दिया है। किसी ने मुझे देखा नहीं। पास के बूथ से बोल रहा हूँ। वास्तव में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, जुम्मन भाई ने दुखी स्वर में कहा। क्या मतलब। बेरोसी का हैरानी भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। कुछ नहीं, तुम वापस आ जाओ, कहकर जुम्मन भाई ने रिसीवर रखा। राणा ने गहरी निगाहों से जुम्मन भाई को देखा। क्या बात है। बहुत ही अफसोसजनक खबर है राणा, जुम्मन भाई ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान ने हमारा एक और नुकसान कर दिया। बानो को तो तुम जानते ही हो। बानो। राणा उछल पड़ा। क्या हुआ बानो को। देवराज चौहान ने उसे गोली से उड़ा दिया। अभी अभी खबर आई है। राणा का चेहरा जैसे भभक उठा। वह क्रोध का ज्वालामुखी बन गया। आंखों में जिसे लावा उछाले मार रहा था, उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। देवराज चौहान, राणा के होठों से भयानक सुलगता स्वर निकला। बानो को मारकर तूने अपनी मौत के परवाने को बुला लिया। राणा बनेगा तुम्हारी मौत का परवाना। राणा। राणा एकाएक गला फाड़कर चीख उठा। जुम्मन भाई शांत बैठा उसका खूंखार चेहरा देख रहा था। इतना तो वह जानता था कि अब देवराज चौहान की खैर नहीं।
राणा मुंबई को पागलों के भांति छानता हुआ देवराज चौहान को तलाश करता फिर रहा था। राणा की एक खासियत थी कि वह जब भी कोई काम हाथ में लेता था उसे हर हाल में पूरा करके रहता था, और यह काम तो उसका अपना था। प्रतिशोध की ज्वाला तो अब देवराज चौहान के खून से ही बुझनी थी, और यह काम उसने करके ही रहना था। मौत की तूफानी गति से देवराज चौहान को तलाश कर रहा था राणा, और इस बात से पूरी तरह अनजान देवराज चौहान अपने काम में व्यस्त था। शाम के 6 बज रहे थे। जुगल केलकर छोटे से बंगले पर पहुंचा। उसके 7-8 सिक्योरिटी गार्ड हथियारों से लैस थे, जो कि पहरेदारी के रूप में बंगले के गिर्द फैल गए थे। केलकर बंगले में प्रवेश करता चला गया। वह खुद को थका सा महसूस कर रहा था। दिन भर की भागदौड़ और देवराज चौहान की तलाश ने थका मारा था उसे। वह कुछ देर आराम कर लेना चाहता था। कोई भरोसा नहीं था वक्त का कि देवराज चौहान की खबर आए और उसे फौरन जाना पड़े। बंगले में मौजूद दोनों नौकर उसे रास्ते में खड़े मिले। 20 मिनट बाद चाय ले आना, कहता हुआ जुगल केलकर आगे बढ़ता चला गया। पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में पहुंचा और सीधा बाथरूम में प्रवेश कर गया। नहा धोकर 15 मिनट के पश्चात जब वह बाहर निकला तो खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। बदन पर गाउन डाल रखा था। सिगरेट सुलगाने के पश्चात उसने कश लिया और कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तभी फोन की घंटी बज उठी। उठकर उसने फौरन रिसीवर उठाया। हेलो केलकर, मैं ओमी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ओमी सावरकर की आवाज़ आई। बोलो। बुरी खबर है, देवराज चौहान ने बानो को शूट कर दिया है। नसीम बानो को? केलकर चौंका। हाँ, हर जगह यह खबर आम होती जा रही है, और एक खबर और भी है जो हमारे लिए अच्छी है। वो क्या? राणा को तो जानते हो ना? राणा? हाँ, क्या हुआ राणा को? राणा बानो को चाहता था। बानो को शूट किया पाकर राणा देवराज चौहान का जानी दुश्मन बन बैठा है, और हर तरफ पागलों की तरह देवराज चौहान को ढूंढता फिर रहा है। वह अवश्य कुछ करके रहेगा। इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि राणा देवराज चौहान को पा ले। ओ, जुगल केलकर के होठ सिकुड़ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। राणा यह कर गुजरने के काबिल है। तभी नौकर ट्रे में चाय का प्याला लेकर भीतर आया और तिपाई पर रखकर चला गया। पता चला है कि राणा जुम्मन बाई से मिला था। उससे क्या बात हुई मैं नहीं जानता, परंतु जुम्मन बाई ने राणा को पुजारी के हर ठिकाने पर जाने की इजाज़त दे दी, शायद देवराज चौहान की तलाश के लिए। यकीनन ऐसा ही होगा। मैं बात करूंगा जुम्मन बाई से। राणा को इतनी छूट देना ठीक नहीं, परंतु जिस काम के लिए छूट दी है उसे देखते हुए हमें ऐतराज भी नहीं उठाना चाहिए। मैं बात करूंगा उससे। और बस इसी बात के लिए फ़ोन किया था। हो सके तो एक काम और करो सावरकर, राणा के पीछे अपना आदमी लगा दो, ताकि उसकी हरकतों से हम हर पल वाकिफ रहें। समझ रहे हो ना? जुगल केलकर ने कहा। तुम क्या समझते हो? जुम्मन बाई ने यह इंतजाम नहीं किया होगा? किया होगा, यकीनन। ठीक है, जुम्मन बाई से बात करो। अगर उसने यह इंतजाम कर रखा है तो ठीक, नहीं तो तुम करो। ओके। जुगल केलकर ने रिसीवर रखा और ट्रे में रखा चाय का प्याला उठाकर घूंट भरने के पश्चात कुर्सी पर जा बैठा। इतना तो वह महसूस कर रहा था कि देवराज चौहान ने पुजारी की सारी बादशाहत को हिलाकर रख दिया था। इतना तो वह महसूस कर रहा था कि देवराज चौहान ने पुजारी की सारी बादशाहत को हिलाकर रख दिया था। सब अपना काम छोड़कर देवराज चौहान के पीछे थे। स्पष्ट था कि देवराज चौहान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी, और इस बात से जाहिर था कि वह पुजारी की जड़ों को काट सकता था, पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को हिला सकता था। जुगल केलकर यह बात खुद भी महसूस कर चुका था कि देवराज चौहान पर डंडा फेरना कठिन काम है। फिर भी वह उनमें से नहीं था जो डरकर या हताश होकर बैठ जाए। वह उनमें था जो कभी हार नहीं मानते।
एकाएक जुगल केलकर को ठीक अपने पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने फौरन सिर घुमाया और ऊपर देखा। अगले ही पल वह चीख उठा। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला छूटकर नीचे कालीन पर जा गिरा। बुद्ध के मानित वह वैसे ही बैठा रह गया। रिवॉल्वर की ठंडी नाल गर्दन पर लगी तो उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वह फौरन कुर्सी से उठा। शराफत से कहकर, कोई चालाकी मत करना। वह देवराज चौहान था। जुगल केलकर अभी तक हक्का बक्का था। कैसे हो जुगल केलकर, यह हमारी दूसरी मुलाकात है, अंतिम भी हो सकती है। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा और रिवॉल्वर के दम पर उसे पीछे हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गया। केलकर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। आंखों में भय की हल्की सी लहर दौड़ गई क्योंकि रिवॉल्वर पर चढ़े साइलेंसर को वह देख चुका था। तुम भीतर कैसे आए? केलकर के होठों से खरखराता स्वर निकला। मुझे रोकने के लिए कोई था ही नहीं। बाहर 8 गार्ड, वह तो अब आए होंगे तुम्हारे साथ। जब मैं आया था तब भीतर 2 नौकर और बाहर 2 दरबान थे और इन सबसे छिपकर यहाँ पहुँचना कोई कठिन काम नहीं था। तुम्हारा बेडरूम तलाश करने में मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे तुम्हारे इंतजार से परेशानी हो रही थी। क्या मालूम तुम कब आओ? हो सकता था रात भर न आते, लेकिन मेरी आशा से कहीं पहले तुम यहाँ आ पहुँचे। अब यहाँ से बाहर कैसे जाओगे? जुगल केलकर का कुछ हौसला लूटा। यह सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। जुगल केलकर उसका दरिंदगी भरा चेहरा देखता रह गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था कि कैसे इस समय अपने आप को बचाए, परंतु देवराज चौहान इस बात के प्रति पूरी तरह सावधान था। हमारी पहली मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई थी, कई साल पहले, और अब वक्त का तकाजा है कि दूसरी मुलाकात भी ऐसी ही हो। देवराज चौहान गुर्राया। जुगल केलकर खामोश रहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। देवराज चौहान, तुम्हारा हर कदम मौत की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी वक्त है, सब कुछ यहीं खत्म कर दो। पुजारी कहाँ मिलेगा केलकर? देवराज चौहान ने वैशी स्वर में कहा। मैं नहीं जानता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इनकार का क्या अंजाम होगा। देवराज चौहान, दुश्मनी का यह सिलसिला छोड़ो, हाथ मिला लो। पुजारी मेरी बात फौरन मानेगा और उसे ऐतराज भी नहीं होगा। हम तुम्हें अपने साथ मिला लेंगे और तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक तुम्हें कोई बड़ा ओहदा देंगे। बहुत मोटा नवा पीटोगे। कह चुके। देवराज चौहान का स्वर सुलग रहा था। मेरी बात पर गौर करो, यह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अपने बारे में सोचो, तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद रहेगा? देवराज चौहान ने क्रूर स्वर में कहा। तुम्हारे लिए यही फायदेमंद रहेगा कि मेरी बात का जवाब दे दो, जिंदगी बची रह जाएगी। जुगल केलकर होठ पीछे उसे देखता रहा। पुजारी कहाँ मिलेगा केलकर? तुम इस सारे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। जो तुम कह रहे हो उसका अंत सिर्फ मौत है। तुम अकेले हो और हम बहुत, कितनों को मार लोगे, आखिर तो मरोगे ही। आज तुमने 3 को मारा, हरबंस मेहता, गोगा पहलवान और बानो, साथ में 4 आदमी गोगा के और 2 हरबंस के। यह बानो कौन है? देवराज चौहान उसकी बात काटकर गुर्राया। वही जिसे तुमने आज शूट किया। मैंने किसी औरत को शूट नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। मेरे झूठ बोलने की वजह क्या हो सकती है? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? जुगल केलकर को देवराज चौहान की बात ठीक लगी। मान लेता हूँ झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन बानो की हत्या के साथ तुम्हारा नाम जुड़ चुका है। उसका आशिक राना पागलों की तरह तुम्हें तलाश करता फिर रहा है। वह बहुत खतरनाक आदमी है, उससे निपट पाना खेल नहीं है। वह तुम्हारे खून का प्यासा है, तुम बच नहीं सकोगे। बेहतर होगा कि हमारे साथ मिल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जुगल, ऐसे राना मेरी जिंदगी में न जाने कितने आए,
मुझे किसी का खौफ नहीं है। हर खतरनाक हालात से मुकाबला करना आता है मुझे। राणा का डर मेरे दिमाग में मत डालो। तुम सिर्फ अपनी कहो। मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। बोलो, पुजारी भटनागर कहाँ है? जुगल केलकर ने होठ बीच लिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। देवराज चौहान का स्वर सर्द हो गया। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता, केलकर ने बिचे होठों से कहा। मैं गोली चलाने जा रहा हूँ केलकर। चला दो। अगले ही क्षण जुगल केलकर के खुले मुंह में गोली घुस गई और गर्दन की हड्डी तोड़ते हुए बाहर जा गिरी। जुगल केलकर के आंखों में अविश्वास के भाव थे। शायद उसे विश्वास नहीं था कि देवराज चौहान वास्तव में गोली चला देगा। वह नीचे गिरते ही बेजान हो गया। देवराज चौहान वैशी भाव से पलटा और खिड़की खोलकर बाहर झांका। यह बंगले के पिछवाड़े का हिस्सा था। दो गनमैन वहां टहल रहे थे। होठ बीचकर देवराज चौहान ने दोनों को निशाने पर लिया और बारी बारी ट्रैगर दबा दिया। दोनों केलकर के पीछे रवाना हो गए। देवराज चौहान चौखट पर चढ़ा और पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसके जूते जमीन से टकराए। वह लड़खड़ाया, फिर तुरंत ही संभल गया। तभी मोड़ से एक गनमैन पिछवाड़े प्रकट हुआ। उसने अपने साथियों की लाशें देखी, फिर देवराज चौहान को। देवराज चौहान ने उसे देखा। रिवॉल्वर सीधी करने का वक्त नहीं था। दो काम एक साथ हुए। गनमैन ने फायर किया और देवराज चौहान छलांग मारकर जमीन पर जा लेटा। गन के फायर का धमाका दूर दूर तक गूंज उठा था। इससे पहले कि गनमैन दूसरा फायर कर पाता, देवराज चौहान ने पलटी मारी और ट्रैगर दबा दिया। नाल से बेआवाज गोली निकली और गनमैन की छाती पर जा लगी। फिर गन कहाँ और वह कहाँ। देवराज चौहान उठा और तीर की तरह चार दीवारी की तरफ दौड़ा। गनमैन के फायर की आवाज के कारण अन्य गनमैनों का रुख भी पिछवाड़े की तरफ हो गया था। चार दीवारी के पास पहुंचते ही उसने उछाल भरी और रिवॉल्वर दांतों में फंसाते हुए दोनों हाथों से मुंडेर थामी। फिर एक ही झटके में वह दीवार पर खड़ा था। तभी पीछे से फायर हुआ, परंतु तब तक देवराज चौहान नीचे छलांग लगा चुका था। वह छोटा सा कमरा था। पुजारी भटनागर के आदमियों में बातचीत चल रही थी। वे कुछ देर पहले ही यहाँ इकट्ठे हुए थे। वेस्टर्न भाई धरीवाला, जुम्मन भाई, ओमी सावरकर, दो नए चेहरे थे जो पहली मीटिंग के समय मुंबई से बाहर थे। गोसावर, जयंत खत्री, दोनों पुजारी भटनागर की मशीनरी में बड़े ओहदे के मालिक थे। अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न भाई धरीवाला ने दांत पींचकर कहा। पहले देवराज चौहान छोटों को अपना निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने ओहदेदारों को शिकार करना शुरू कर दिया है। हैरानी तो इस बात की है कि वह जुगल केलकर जैसे खतरनाक आदमी का भी शिकार करने में कामयाब हो गया और उसके आदमियों के बीच में से वह सांप बच निकला। अगर वह जुगल केलकर को मार सकता है तो वह कभी भी हम तक पहुंच सकता है। हमें भी वह शूट कर सकता है। मैं भी यही सब सोचता हूँ कि देवराज चौहान नाम का बहुत बड़ा खतरा हम पर मंडरा रहा है। पहले हमने इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ओमी सावरकर ने कहा। नहीं तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारा हाल भी केलकर जैसा होगा। देवराज चौहान से हमारा झगड़ा क्या है? गोसावर ने पूछा। पुजारी साहब से कोई बात हो गई थी उसकी। खुलासा हाल हमें मालूम नहीं, वेस्टर्न भाई ने कहा। पुजारी साहब ने बात बताई भी नहीं, जयंत खत्री ने पूछा। नहीं, और पूछने का हौसला हम नहीं कर सकते, दरीवाला ने कहा। सवाल यह पैदा होता है कि अब क्या किया जाए? देवराज चौहान का, जयंत खत्री से कहा। ओमी सावरकर ने जुम्मन भाई को देखा। राणा तुम्हारे पास क्या करने आया था? जुम्मन भाई के होठ सिकड़ गए। तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? नहीं, परंतु ऐसी बातों की खबर तो आम ही मिल जाती है। क्या करने आया था राणा? देवराज चौहान के बारे में पूछने आया था, क्योंकि देवराज चौहान ने बानों को मारने की धमकी दी थी और राणा बानों को चाहता था और बाद में देवराज चौहान ने बानों को मार ही दिया।
देवराज चौहान ने बानो को धमकी दी। ओमी सावरकर ने उसे देखा। जुम्मन बाई ने सिर हिलाया। बात गले से नीचे नहीं उतरती जुम्मन बाई। ओमी सावरकर ने सिर हिलाया। देवराज चौहान तो सीधा सिर पर पहुंचकर सामने वाले को खत्म कर देता है, और बानो जैसी औरत को तो वह बिल्कुल भी धमकी नहीं देगा। हम में किसी को धमकी दे तो बात समझ में भी आती है। तुम कहना क्या चाहते हो? जुम्मन बाई ने डिबिया खोलकर पान मुंह में डाला। यही कि धमकी वाली बात ठीक नहीं लगती। ओमी ठीक कहता है, वेस्टर्न बाई धरीवाला ने कहा। मैं इसकी बात से सहमत हूँ। जयंत खत्री ने भी सहमति में सिर हिलाया। गोसावर शांत बैठा रहा। जुम्मन बाई ने पान चबाते हुए सबको देखा, फिर विचार भरे स्वर में बोला, बात तुम लोगों की सही है। देवराज चौहान का बानो को धमकी देने का कोई तुक नहीं है। बता तो मैं रहा हूँ, परंतु बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बात बाहर गई तो इससे बहुत नुकसान होगा। दरअसल यह मेरी चाल थी राणा को काबू करने के लिए। मैं राणा और देवराज चौहान को आपस में टकरा देना चाहता था, परंतु राणा के मूड का कोई भरोसा नहीं कि वह मेरी बात माने या न माने। लेकिन मैंने ऐसा खेल खेला कि राणा को कहना ही न पड़े और वह देवराज चौहान के पीछे पड़ जाए। क्या मतलब? गोसावर के होठ खुले। दरअसल बानो को मेरे इशारे पर शूट किया गया है और नाम लगा देवराज चौहान का। राणा बानो को दिल से चाहता था। बानो की हत्या हुई देखकर वह देवराज चौहान के पीछे पड़ गया। वेरी गुड, जयंत खत्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम्हारी चाल कामयाब रही, ओमी सावरकर ने हंसकर कहा। बहुत खोपड़ी वाला है तू, वेस्टर्न बाई धरीवाला ने शांत स्वर में कहा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यह बात खुल गई तो उल्टी गंगा बह उठेगी। राणा जैसा आदमी हम लोगों का दुश्मन बन जाएगा, खासतौर से तुम्हारा जुम्मन बाई। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जानता हूँ, तभी तो कहा है बात अपने तक ही रखना, बाहर न जाए। राणा जब देवराज चौहान से निपट लेगा हम उसे शूट कर देंगे। अगर देवराज चौहान के हाथों मारा गया तो दूसरी बात है। यह ठीक रहेगा, जयंत खत्री ने कहा। राणा की हरकतों पर नजर रखी जा रही है कि नहीं? ओमी सावरकर ने पूछा। मेरे दो आदमी राणा के पीछे हैं। वह क्या कर रहा है पल पल की खबर है मुझे। जुम्मन बाई ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि राणा देर सवेर देवराज चौहान को अवश्य ढूंढ निकालेगा। माना कि यह तो हुई राणा की बात, हमें अपनी बात करनी चाहिए कि देवराज चौहान के बारे में हम क्या कर रहे हैं। जबकि हमारे पास अथाह ताकत है, हम सब कुछ कर सकते हैं। कर तो रहे हैं, वेस्टर्न बाई धरीवाला बोला। मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं कर रहे, गोसावर ने कहा। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोई बात हुई तो मीटिंग करके बात कर लेते हैं। देवराज चौहान की हरकतें शुरू हुए 1 सप्ताह हो गया है। वह चुन चुन कर हमारे आदमियों को शूट कर रहा है और हम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमें चाहिए देवराज चौहान की लाश को सड़कों पर घुमाते हुए मुंबई अंडरवर्ल्ड को दिखा दें कि हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। जबकि देवराज चौहान यह काम करता फिर रहा है, हमारे आदमियों को हर रोज उड़ा रहा है और पूरा अंडरवर्ल्ड यह तमाशा देख रहा है। इन हालात में हमें देवरस भोपाली को नहीं भूलना चाहिए, जो पुजारी की कुर्सी का दावेदार है। ऐसे मौके को वह कभी भी नहीं छोड़ेगा कि देवराज चौहान हम पर हावी होता जा रहा है। वह देवराज चौहान से मिलकर हमारी जड़ें काटने की पूरी कोशिश करेगा। इस समय हमें देवराज चौहान पर ही नहीं, बल्कि देवराज चौहान के साथ आने वाले खतरों को भी देखना चाहिए, जो हमारे लिए और भी भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हम सबके हक में बेहतर यही होगा कि देवराज चौहान का निपटारा फौरन कर दें। सबकी निगाहें गोसावर पर जा टिकी थी। गोसावर ठीक कहता है, वेस्टर्न बाई धरीवाला ने बेचैनी से पहलू बदला। देवरस भोपाली तो ऐसा मौका कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं की, देवराज चौहान से संबंध बनाने की उसने चेष्टा भी की हो, या फिर अब तक देवराज चौहान से उसने बात भी कर ली हो। हमें और भी तेज रफ्तार से देवराज चौहान के पीछे लग जाना चाहिए। यह काम सिर्फ बातों से ना हो।
जुगल केलकर की मौत को हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि वह कभी भी किसी हद तक भी पहुंचकर शूट कर सकता है। अपनी हिफाजत के हमें पुख्ता इंतजाम करने हैं। यूं तो हमने हर ठिकाने पर देवराज चौहान की मौत का इंतजाम कर रखा है, परंतु वह अभी तक पकड़ में नहीं आया। उस इंतजाम को भी उसने बोगस कर रख दिया है। देवराज चौहान बहुत फास्ट है, हमें उससे फास्ट बनकर दिखाना है। इसके साथ ही अब हमें देवराज भोपाली पर भी निगाह रखनी है कि वह देवराज चौहान से संबंध न बना पाए। उसके खास आदमी कालिया को अपनी निगाहों में रखना है। इस मामले में जो भी करेगा हरामी कालिया ही करेगा, और इन लोगों की मुलाकात हमने कभी भी नहीं होने देनी। हो गई तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो देवराज चौहान अकेला है और उसने यह हाल कर रखा है। देवराज भोपाली की ताकत उसे मिल गई तो देवराज चौहान हमारी सारी मशीन जड़ से उखाड़ फेंकेगा। यह गोसावर का ऑफिस था जहां वे इकट्ठे हुए थे। जब बातें समाप्त हो गई तो सब एक एक करके बाहर निकले। वेस्टर्न भाई दरीवाला भी निकला। वह अपने दो गार्डों और ड्राइवर के साथ आया था। दोनों गार्ड हथियारबंद थे। दूर से ही वर्दीधारी ड्राइवर ने उन्हें आते देखा तो कार में जल्दी जल्दी कपड़ा मारने लगा। सिर पर उसने कैप डाल रखी थी। एक गनमैन ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। वेस्टर्न भाई दरीवाला भीतर बैठ गया। दोनों गनमैन गने संभाले उसके दाएं बाएं जा बैठे। दरवाजे बंद हुए। तब तक ड्राइवर भीतर बैठ चुका था। उसने कार स्टार्ट की और पार्किंग से निकालकर सड़क पर ले आया। वेस्टर्न भाई दरीवाला इस बात के प्रति निश्चित था, रास्ते में देवराज चौहान उसका कुछ बिगाड़ लेगा। उसे अपने दोनों गनमैनों पर बहुत भरोसा था। और दूसरी बात यह थी कि कार बुलेट प्रूफ थी। शांत ढंग से दरीवाला ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेने लगा। उसके मस्तिष्क में देवराज चौहान ही बसा हुआ था। उसके मस्तिष्क में देवराज चौहान ही बसा हुआ था कि कैसे वह देवराज चौहान को शूट करके पुजारी से नाम और इज्जत का हकदार बने। कुछ देर ही बीती होगी कि तभी गनमैन उलझन भरे स्वर में बोला, कार को किस तरफ ले जा रहे हो? कार की गति में कोई फर्क नहीं आया। सुना नहीं तुमने? दूसरा गनमैन तीखे स्वर में बोला। ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे रोका और सिर घुमाकर तीनों को देखा। तीनों चौंके। वह उनका ड्राइवर नहीं था। तुम कौन हो तुम? दोनों गनमैनों की गनें उस पर जा तनी। वह देवराज चौहान था। ड्राइवर की वर्दी में देवराज चौहान, और इत्तेफाक से उनमें से कोई भी उसे चेहरे से नहीं जानता था। देवराज चौहान ने शांत भाव से सिगरेट सुलगाई, फिर डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा रिमोट कंट्रोल उठाकर हाथ में लिया और मुस्कुराकर वेस्टर्न भाई दरीवाला को देखा। वेस्टर्न भाई दरीवाला हक्का बक्का हैरान था अभी तक। कौन हो तुम? दरीवाला के होठों से निकला। देवराज चौहान। देवराज चौहान। वेस्टर्न भाई उछल पड़ा। तुम देवराज चौहान हो? हाँ, वही देवराज चौहान जिसकी तलाश में तुम हलकान हुए पड़े हो। वेस्टर्न भाई को जैसे होश आया। अगर यह हिले तो इसे शूट कर देना। वेस्टर्न भाई दरीवाला एकाएक चिल्लाया। जरूर जरूर, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। बिल्कुल शूट कर देना, सोचना भी मत। अब तुम बच नहीं सकते। देखना, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। देवराज चौहान हंसा। ड्राइविंग सीट से हट जाओ, कार में ड्राइव करूंगा। वेस्टर्न भाई दरीवाला बोला। यह दोनों तुम्हें कवर किए रहेंगे। अगर तुम कोई शरारत करोगे तो तुम्हें उसी समय शूट कर देंगे। कर दो, मैंने कब मना किया है? अब मैं कुछ कहूँ? देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। तुम्हें जो कहना है बाद में कहना, पहले मेरी भी सुन लो वेस्टर्न भाई दरीवाला, फायदे में रहोगे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहते हुए हाथ में पकड़ा रिमोट कंट्रोल उसे दिखाया। यह देखो, इसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। इससे किसी भी वस्तु को अपने ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि इस रिमोट कंट्रोल ने बम को कंट्रोल कर रखा है। इस बटन को दबाऊंगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। कानों को फाड़ देने वाला धमाका होगा। बम। वेस्टर्न भाई दरीवाला चौंका। कहाँ है बम? तुम्हारी सीट के नीचे, ठीक तुम्हारे नीचे। दबाऊं बटन रिमोट कंट्रोल का?
हड़बड़ाकर पेस्टन भाई दरीवाला ने उठना चाहा। उठो मत, वरना मैं बटन दबा दूंगा, देवराज चौहान एकाएक गुर्राया। पेस्टन भाई सूखे होठों पर जीभ फेरकर बैठा का बैठा ही रह गया। तुम बम ब्लास्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मरोगे, पेस्टन भाई ने जैसे उसे याद दिलाया। कोई बात नहीं, मेरा मकसद तो तुम्हें खत्म करना है। मैं मरा भी तो मुझे परवाह नहीं होगी। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? नहीं, पागल हो तुम। हाँ, देवराज चौहान ने रिमोट कंट्रोल उसे दिखाया तो उसका चेहरा फक पड़ गया। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब भी तुम कहोगे बटन दबा दूंगा। कितनी देर जीना चाहते हो तुम दरीवाला? ना नहीं, माँ, मैं क्यों मरना चाहूँगा, बटन मत दबाना, दरीवाला सूखे स्वर में बोल उठा। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जरूरी है क्या? वेस्टर्न भाई दरीवाला खौफ से भर उठा था। नहीं, जरूरी तो नहीं, बचना चाहते हो? कौन नहीं बचना चाहेगा, देवराज चौहान भाई। दरीवाला को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी, और तुम जैसे जांबाज के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो इन दोनों कुत्तों को कार से बाहर निकालकर यहाँ से दफा कर दो। दरीवाला ने अपने अगल बगल बैठे दोनों गनमैनों को देखा। सुना तुम दोनों ने? न चाहते हुए भी पेशन भाई दरीवाला को कहना पड़ा, कार से उतरो और यहाँ से जाओ, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊँगा। चलो, जल्दी करो। दोनों गनमैन कार से उतरे और फिर वहाँ से चले गए। अब कहो, वेस्टर्न भाई दरीवाला ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान को देखा। ड्राइविंग सीट पर आ जाओ। कुछ पलों उपरांत देवराज चौहान पिछली सीट पर था और दरीवाला ड्राइविंग सीट पर। कार सड़क पर दौड़ी जा रही थी। देवराज चौहान ने सिर पर पड़ी कैप उतारकर सीट पर रख दी थी। दरीवाला, हाँ, मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कस लिया। कौन सी बात? यह कि पुजारी कहाँ है, मैं उसे कहाँ शूट कर सकता हूँ? वेस्टर्न भाई दरीवाला ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें तुम्हारे काम की बात बताता हूँ। क्या? नसीम बानो को जुम्मन भाई ने मारा और राणा से कह दिया कि देवराज चौहान ने मारा है। अब राणा तुम्हें मुंबई में तलाश करता फिर रहा है। बहुत खतरनाक है राणा, तुम जैसा खतरनाक। इस समय तुम्हारे लिए पुजारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। बेहतर होगा राणा से निपटने की सोचो। नसीमा बानो कौन थी? जुम्मन भाई के अंडर में काम करती थी और राणा उसका दीवाना था। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर समझने वाले भाव में सिर हिलाया। देखो, मैंने तुम्हें बहुत काम की बात बताई है, अब तो मुझे जाने दो। चले जाओ, मैं तुम्हें कब रोक रहा हूँ? जाते जाते पुजारी के बारे में बताते जाओ। पुजारी के बारे में नहीं बताया जा सकता, देवराज चौहान, उसने आहत भाव से कहा। फिर तो तुम्हारा मारा जाना लाजमी है, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी पेस्टन भाई दरीवाला ठाका लगाकर हंस पड़ा। क्या हुआ? यह देखो, यह रिमोट कंट्रोल दरीवाला के हाथ में था। अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे। रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब अगर सब कुछ ठीक ठाक चाहते हो तो कार से उतर जाओ, मैं कार को सड़क के किनारे रोक देता हूँ। रोको मत, चलते रहो, देवराज चौहान ने अफसोस भरे स्वर में कहा। क्यों? मुझे कुछ सोचने दो। क्या सोचोगे अब? यही कि मुझे जिंदा रहना है या मरना है, देवराज चौहान ने कहा। फिर बोला, दरीवाला, तुम रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दो, मैं अब मर जाना चाहता हूँ, बहुत तंग आ गया हूँ जिंदगी से। क्या? दरीवाला सकपकाया। बटन दबा दो। दबा दिया तो माँ, मैं भी साथ में मारा जाऊंगा। वेस्टर्न भाई की आवाज़ में घबराहट आ गई। तुम तो वैसे भी मरोगे ही, देवराज चौहान ठाका लगा उठा। दरीवाला, तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल अवश्य है, परंतु बम कहीं भी नहीं है, समझे? यह बाजार में 400-500 रुपये में मिलने वाला रिमोट कंट्रोल है। क्या? वेस्टर्न भाई दरीवाला का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, अब बोलो। देवराज चौहान का चेहरा क्रूर हो उठा।
कपड़ों में छिपा रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर उसने पेस्टन बाई की खोपड़ी पर तान दी। पुजारी के बारे में बताते हो या नहीं? नहीं, यह बात मैं तुम्हें नहीं बता। सोच लो। सोचना क्या है? मैं तो चला दूं गोली। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो। तभी नाल से गोली निकली और पेस्टन बाई दरीवाला की खोपड़ी को छेदती हुई आगे का शीशा तोड़ती हुई बाहर निकलती चली गई। तीव्र रफ्तार से दौड़ती कार एकाएक तेजी से लहराई। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग मोड़ दिया। कार फुटपाथ से जा टकराई। बहुत तेज आवाज हुई और कार रुक गई। पेस्टन बाई दरीवाला का शरीर सीट पर लुढ़क चुका था। फुटपाथ से टकरा जाने के कारण कई लोगों का ध्यान कार की तरफ हो गया था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर कपड़ों में डाली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। तब तक कई लोग कार के समीप पहुंच चुके थे। क्या हुआ? एक ने देवराज चौहान से पूछा। मालूम नहीं, देवराज चौहान ने मुंह बनाकर कहा। तुम कार के भीतर बैठे थे और तुम्हें मालूम नहीं क्या हुआ? दूसरे ने तीखे स्वर में कहा। भाई साहब, देवराज चौहान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी आपकी तरह सड़क पर चलने वाला इंसान हूँ। मैंने लिफ्ट ली थी। साहब ने पी रखी थी। यह मुझे बाद में मालूम हुआ। और अब कार फुटपाथ पर चढ़ाकर खुद सीट पर लुढ़के पड़े हैं। देखिए तो, कहीं सिर वगैरह तो नहीं फट गया साहब का? दो तीन व्यक्ति कार के भीतर झांकने के लिए आगे बढ़े। देवराज चौहान वहां से चलता बना। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। 9 बज रहे थे। देवराज चौहान ने बांद्रा वाले बंगले पर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। जगमोहन और थापर बंगले पर ही मिले। हम कुछ खास नहीं कर सके। पुजारी के एक ठिकाने पर ही हमला किया। वहाँ 6 को हमने शूट किया। आखिर 2 से हमने पुजारी के बारे में पूछा, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। जगमोहन ने शांत लहजे में कहा। इसी काम में हमारा सारा दिन लग गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और गंभीर स्वर में बोला, सबसे बड़ी यही दिक्कत हमारे सामने आ रही है कि पुजारी के मामले में कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। बदले में मरने को सब तैयार हैं। मैंने भी पुजारी के बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि वह कहाँ मिल सकता है, परंतु जानने में कामयाब नहीं हो सका। समझ में नहीं आता कि वह लोग पुजारी के बारे में मुंह क्यों नहीं खोल रहे। तुमने दिन भर में क्या किया? थापर ने पूछा। देवराज चौहान ने बताया। थापर हक्का बक्का रह गया। तुमने केलकर को खत्म कर दिया, वह भी उसके बंगले पर जाकर? हाँ। पेस्टन भाई जैसे दरिंदे को भी? हाँ। तौबा, तुमने तो कमाल कर दिया। अरविंद हेगड़े पहले ही मेरी गन से मर चुका है। पुजारी को फिर से अपने औहदेदार तैयार करने होंगे। ये सारे पुजारी के काम के आदमी थे। इस खबर को पाकर पुजारी बहुत तिलमिलाएगा, कल्पेगा। हरबस मनोजा भी उसका बहुत काम का बंदा था। पुजारी का पोस्ट ऑफिस था वह। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। 1 मिनट, मैं जरा फोन कर लूं। थापर को जैसे एकाएक याद आया और उठकर वह फोन की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर उत्तेजना छाई हुई थी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। पुजारी का पता लगना जरूरी है। हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जब तक वह जिंदा रहेगा यह जंग चलती रहेगी। रोज खामखा लोग मरते रहेंगे। इसलिए पुजारी को हर हाल में तलाशना होगा। अगर यह जंग लंबी चली तो इससे हमारे लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। पुजारी की मशीनरी से तो मुकाबला करना ही होगा, साथ में पुलिस से भी निपटना पड़ेगा। मुंबई पुलिस हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। इससे पहले कि हमारे खिलाफ पुलिस वाले हरकत में आए, हमें यह सारा मामला निपटा लेना चाहिए। तभी थापर वापस आकर बैठ गया। मैंने पंकज सूरी को फ़ोन किया था। मेरा खास आदमी है। उसका कहना है कि पुजारी भटनागर की कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही। ऐसा लगता है जिसे वह अंडरग्राउंड हो गया है। थापर ने कहा। शायद ऐसा ही हो। जगमोहन ने सिर हिलाया। वह जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा जगमोहन, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। उसके बिना तो मामला भी हल नहीं होगा। थापर ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने थापर को देखा। राणा को जानते हो थापर?
राणा थापर चौंका। कौन राणा? पुजारी के आदमी जुम्मन बाई को जानता है राणा, और कोई नसीम बानो है, उसका खास चाहता है वह। मैं उस राणा की बात कर रहा हूँ। हाँ, थापर ने गहरी सांस ली। जानता हूँ, राणा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे मेरा तो उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा, परंतु बहुत सुना है उसके बारे में कि वह खतरनाक आदमी है। उसका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता, जबकि वह अकेला ही है। जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। अब उसने मेरी जान लेने का काम अपने हाथ में ले लिया है। तुम्हें मारने का काम? थापर के साथ जगमोहन भी चौंका। देवराज चौहान ने बानों से संबंधित सारी बात बताई। सुनकर जगमोहन और थापर के चेहरे सख्त हो उठे। तो जुम्मन भाई राणा को तुम्हारा दुश्मन बनाकर अपना काम निकाल रहा है? हाँ, देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। राणा को उसने भटका दिया है, भानु की हत्या खुद की, और नाम लगा दिया मेरा। जुम्मन भाई को बहुत महंगा पड़ेगा यह सौदा। तुम जुम्मन भाई को नहीं जानते देवराज चौहान, वह बहुत दिमाग वाला आदमी है। किसी से देख लो कि उसका काम पुजारी भटनागर के ओहदेदारों पर निगाह रखना है। यह काम वही कर सकता है जो चालाक हो और हर समय चौकस रहना जानता हो। इसका बंडल भी अब बांधना पड़ेगा। जगमोहन खतरनाक स्वर में कह उठा। थापर, कल इसी हरामजादे का नंबर लगाएंगे, देखते हैं कैसे बचता है। इसका नंबर लगाना इतना आसान काम नहीं है। जुम्मन भाई अपनी सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम रखता है। इसके ठिकाने पर तो इसे पकड़ नहीं सकते। अलबत्ता जब यह बाहर निकलता है तब इसका नंबर लगाने की कोशिश की जा सकती है। कल फैसला करेंगे इस बात का कि जुम्मन भाई का नंबर कैसे लगाना है। जगमोहन ने बिचे दांतों से दरिंदगी भरे स्वर में थापर को देखते हुए कहा। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और थापर से बोला, यह देवरस भोपाली क्या है? देवरस भोपाली? थापर पुनः चौंका। तुम्हारा देवरस से क्या वास्ता है? पहले मेरी बात का जवाब दो। थापर ने गहरी सांस ली और कह उठा। देवरस भोपाली का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में पुजारी के बाद आता है। वह पुजारी की कुर्सी का दावेदार है, परंतु जब तक पुजारी जिंदा है वह मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग नहीं बन सकता। उसकी सबसे पहले इच्छा तो यही है कि पुजारी भटनागर जल्द से जल्द मरे। और कालिया? कालिया देवरस भोपाली का सबसे खास और खतरनाक आदमी है। देवराज चौहान ने विचार भरे अंदाज में सिर हिला दिया। लेकिन चक्कर क्या है? थापर ने असमझ भरी निगाहों से उसे देखा। कालिया मुझे मिला था। कालिया? क्यों? थापर चौंका। जगमोहन भी सीधा होकर बैठ गया। देवराज चौहान ने कालिया से हुई सारी बातें बता दी। सुनकर थापर गंभीर हो गया। जगमोहन के होठ सिकड़ गए। कोई भी पुजारी के बारे में मुंह खोलने को राजी नहीं। हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि देवरस भोपाली से मुझे मुलाकात करनी ही पड़ेगी, कहकर देवराज चौहान ने थापर को देखा। देवरस भोपाली पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है? पुजारी के खिलाफ काम करना हो तो पूरी हद तक विश्वास किया जा सकता है। पुजारी का अंत तो वह कब से चाहता है। ऐसा हो गया तो उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वह तुम्हें पुजारी तक पहुँचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके खिलाफ पूरी मदद देगा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। मैं पुजारी को तलाश करूंगा तो अपने ढंग से ही करूंगा। इसमें 2-4 दिन ऊपर भी लग सकते हैं। देवरस भोपाली से बात कर लूं तो यह काम जल्दी हो सकता है। देवराज चौहान बोला। इसमें कोई बुराई नहीं है। थापर ने सहमति दी। हम कल जुम्मन बाई की लंबाई नापेंगे। जगमोहन ने थापर को देखा। कुछ पल सोचने के बाद देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और कालिया का दिया नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। हेलो, मुझे कालिया से बात करनी है। कौन हो तुम? देवराज चौहान। 2 पल के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। थोड़ा इंतजार करो, आवाज आई। आधे मिनट तक देवराज चौहान रिसीवर थामे खड़ा रहा। फिर आवाज आई। देवराज चौहान। आवाज कालिया की नहीं थी। तुम कालिया तो नहीं हो? नहीं।
वह इस समय यहाँ नहीं है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। नहीं, मुझे कालिया से ही बात करनी है। वह नहीं है। देवराज भोपाली से बात करा दो। उनसे हम बात नहीं करा सकते और कालिया का पता नहीं कब वह लौटे। सुबह तक वह लौट आएगा। हाँ, सुबह फ़ोन करोगे तो उससे बात हो जाएगी। ठीक है, मैं सुबह ही फ़ोन करूँगा। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। थापर और जगमोहन की निगाहें देवराज चौहान पर थी। कालिया ने कहा था कि उसे मालूम है पुजारी भटनागर कहाँ है। हाँ, उन लोगों की एक आंख पुजारी की मशीनरी पर रहती होगी। देवराज चौहान बोला। बिल्कुल सही बात, जगमोहन ने फौरन सिर हिलाया। अगले दिन सुबह देवराज चौहान उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। जगमोहन और थापर उसे देखकर मुस्कुराए। दोनों तैयार थे बाहर जाने को। जा रहे हो? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। हाँ, आज जुम्मन भाई से निपटेंगे, जगमोहन बोला। संभल कर निपटना, कहीं वह तुम्हें ही न निपटा दे। जगमोहन और थापर के जाने के बाद देवराज चौहान नहाकर तैयार हुआ और फोन की तरफ बढ़ा। वह फोन उठाने ही जा रहा था कि घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कैसे हैं आप? नगीना का स्वर था। अच्छा हूँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। मुंबई में जो हो रहा है, खबरें तो मुझे मिल रही है, परंतु आपसे बात करने का मन कर रहा था। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, नगीना का स्वर आया। आप कब आएंगे? काम खत्म करके कुछ दिन लगेंगे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। काम खत्म होते ही पहुँच जाऊँगा। अच्छा। देवराज चौहान ने प्लेजर दबाकर डायल टोन ठीक की, फिर नंबर डायल किया। घंटी बजी, फ़ोन उठाया गया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कालिया। कौन? देवराज चौहान। रुको। चंद पलों के उपरांत कालिया का स्वर उसके कानों में पड़ा। हेलो, देवराज चौहान, कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करोगे। कहाँ हो तुम? मैं गाड़ी भेज देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाता हूँ तुम्हें लेने। नहीं, तुम सिर्फ पता बता दो, मैं खुद ही पहुँच जाऊँगा। कालिया ने बेहिचक बता दिया। जरा सावधानी से आना, कोई तुम्हारा पीछा करके हम तक ना पहुँचे। निश्चित रहो। कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या? पुजारी भटनागर के कई आदमियों को शूट किया, जिनमें प्रमुख है जुगल केलकर और पेस्टन भाई दरीवाला। जो काम हम मुद्दत से नहीं कर सके, तुमने चंद दिनों में कर दिया। मैं आ रहा हूँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। कालिया बहुत ही खुले दिल से देवराज चौहान से मिला। यह बोरीवली का इलाका था। 200 गज में बनी 3 मंजिला पुरानी इमारत थी यह। दरवाजे पर देवराज चौहान को कोई नहीं मिला था। भीतर जाने पर कालिया और उसके आदमी उससे मिले। बाहरी दरवाजा बंद कर दिया गया। कालिया देवराज चौहान को पीछे वाले कमरे में ले गया। दोनों बैठे। कहो, कैसी गुजर रही है? कालिया ने बात शुरू करने वाले लहजे से कहा। ठीक है। क्या लोगे, ठंडा गर्म या? सिर्फ चाय। कालिया ने चाय के लिए कहा। आदमी चला गया। दोनों कमरे में अकेले थे। यह जगह वह है जहां हम चंद खास आदमी इकट्ठे होते हैं और काम करने की योजना बनाते हैं। ऐसी कई जगह हमारे पास है। वक्त के हिसाब से हम जगह का चुनाव करते हैं। देवराज भोपाली कहाँ है? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान ने पूछा। अभी मुलाकात हो जाएगी, कालिया मुस्कुराकर बोला। भोपाली साहब को मैंने उसी समय फ़ोन पर इत्तला दे दी जब तुमसे बात हुई। वह यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। वह तुमसे यहीं पर बात करेंगे। यहाँ पर क्यों? अपनी जगह पर क्यों नहीं? देवराज चौहान के होठों पर कड़वी मुस्कान फैली। देवराज भोपाली साहब की पुरानी आदत है, जब तक उन्हें सामने वाला भरोसेमंद ना लगे तब तक उसे अपने ठिकाने पर नहीं बुलाते। और फिर तुमसे तो उनकी पहली मुलाकात है, कालिया ने स्पष्ट स्वर में कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तभी एक आदमी चाय के 2 प्याले वहां पर छोड़ गया।
कालिया ने एक प्याला उसे थमाया, दूसरा खुद थामा। पुजारी भटनागर कहाँ मिलेगा कालिया? देवरस भोपाली बस आ ही रहे हैं, सब बातें हो जाएंगी। वैसे मेरे इस सवाल का जवाब तो तुम लोगों को मालूम है ना? हाँ, पुजारी भटनागर पर हमारी एक आंख हमेशा लगी रहती है। यह ठीक है कि हम उसे साफ नहीं कर सके, परंतु वह हमारी निगाहों से कभी भी छिप नहीं सका। कालिया ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। 1 घंटे बाद देवरस भोपाली ने वहां पर कदम रखा। 50 बरस का गोल मटोल जिस्म का मालिक, बिल्लोरी आंखें, खतरनाक सा दिखने वाला, हमेशा चाक चौबंद नजर आने वाला, दृढ़ इरादों वाला नजर आया था वह। मुस्कुराता भी था तो उसकी मुस्कान में कहर के भाव होते थे। देवराज चौहान से वह बहुत खुशी खुशी मिला। कुछ देर यूं ही बातें होती रही, फिर वे असली मुद्दे पर आए। कल तुमने पुजारी भटनागर का तगड़ा नुकसान किया, देवराज भोपाली ने कहा। हाँ किया तो, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पुजारी का नहीं पता चला। भोपाली ने सिर हिलाया। नहीं पता चला। इस तरह कोई भी बात मालूम की भी नहीं जा सकती। पुजारी का हर आदमी छटा हुआ है, वह अपनी जान तो दे देंगे, परंतु पुजारी से ताल्लुक रखती किसी बात के प्रति मुंह नहीं खोलेंगे। ऐसा क्यों? देवराज चौहान ने देवरस भोपाली को देखा। इस समय वहां उन दोनों के अलावा कालिया भी था। यह बात किसी को पता नहीं है, मैंने भी किसी को नहीं बताई, सिर्फ अपने तक ही रखी, और पुजारी को भी कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। अगर उसे एहसास हो जाता तो वह जी जान से मुझे समाप्त कर देने की कोशिश करता। कर तो अब भी रहा है, परंतु अब की कोशिशें मामूली होती हैं। देवरस भोपाली ने गंभीर स्वर में कहा। एक तरफ से अंडरवर्ल्ड की सत्ता पुजारी के हाथ में है, इसलिए मेरी ताकत कुछ दबकर रह गई है, परंतु मुझे लेकर अपनी मनमानी वह भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वे लोग भी मेरा असली ठिकाना नहीं जान सके। देवरस भोपाली ने गंभीर स्वर में कहा। तुम पुजारी भटनागर के बारे में कुछ बता रहे थे, देवराज चौहान ने उसे टोका। हाँ, देवरस भोपाली ने सिर हिलाया। दरअसल पुजारी भटनागर का संबंध चीन से है। चीन से भटनागर को पैसा और हथियार मिलते हैं, जो वह चाहता है वही मिलता है। क्यों? इस देश में आतंक फैलाने के लिए, देवरस भोपाली ने गंभीर स्वर में कहा। चीन ने सिंगापुर में कैंप लगा रखा है। पुजारी भटनागर के आदमी सिंगापुर जाते हैं और परिशन लेकर हिंदुस्तान आ जाते हैं आतंक फैलाने के लिए। हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है पुजारी भटनागर। आज देश के कोने कोने में फैला आतंक पुजारी की देन है। हथियार और पैसा बांटता है भटनागर उन्हें। देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। हम चाहे कितने भी बुरे सही, कितने ही गलत काम क्यों न करते हों कानून के खिलाफ, परंतु किसी विदेशी के इशारे पर चलकर अपनी भारत माँ को नहीं तोड़ते, भारत माँ के सीने पर खून की चादर नहीं बिछाते, मासूम लोगों की जानों से नहीं खेलते। पुजारी भटनागर चीन के इशारे पर चलकर भारत माँ के सीने पर छेद कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ और हो ही नहीं सकती। अगर पुजारी मुझसे जान की माफ़ी चाहता तो शायद मैं उसे दे देता, परंतु अब वह जिंदा रहने के हक में नहीं है। मौत ही पुजारी की सरपरस्त बनेगी। बोलो देवरस, कहाँ है पुजारी? देवराज चौहान का चेहरा खुखार हुआ पड़ा था, आंखों में शोले बरस रहे थे। देवरस भोपाली ने देवराज चौहान को देखा। पुजारी का कुछ भी बिगाड़ पाना इतना आसान नहीं है देवराज चौहान। तुम कहना क्या चाहते हो? पुजारी भटनागर मामूली शख्सियत नहीं है जिसे तुम अन्यों की तरह उड़ा दोगे। यह देखना मेरा काम है कि समझाना मेरा फर्ज है। समझो। भोपाली ने अपने शब्दों पर जोर दिया। पुजारी भटनागर को खत्म करना इतना आसान होता तो मैं कई सालों पहले ही उसे खत्म कर चुका होता। तुम में और मुझ में फर्क है देवरस। तुम बारात लेकर निकलते हो, मैं अकेला। तुम डोल पीट कर काम करते हो और मैं काम हो जाने के बाद बोलता हूँ। तुम अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश करके
सामने वाले पर आक्रमण करते हो, जबकि मैं सीधा बीच में जा कूदता हूँ। बहुत फर्क है तुम में और मुझ में। तुम अंडरवर्ल्ड पर अपनी दाग जमाने के लिए पुजारी भटनागर को समाप्त करना चाहते हो, जबकि मैं उसे जाति दुश्मनी के कारण खत्म करना चाहता हूँ। और अब तो देश के उस गद्दार को खत्म करना और भी जरूरी हो गया है। पुजारी मेरे हाथों से मरेगा देवरस, बहुत जल्द। भगवान करे वह दिन जल्द से जल्द आ जाए, देवरस ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पुजारी के ठिकाने के बारे में बताओ। पुजारी हिंदुस्तान में नहीं है। तो कहाँ है? सिंगापुर में, जहाँ उसके आदमी खतरनाक प्रशिक्षण लेते हैं। कब गया? कल सुबह। लौटेगा कब? जब तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम उस पर हावी होते जा रही थी,